ऋतु आई बसंती आ, सज सिंगार ऋतु आई बसंती, जैसे नार कोई हो रसवंती। सानी धम धनी सा गम गम धनी सा नि धनी धनी सानी 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 धनी नि धनी मदद मदद मद गम धनी सा। सज सिंगार ऋतु आई बसंती, जैसे नार कोई हो रसवंती। डाली डाली कलियों को तितलियां झूमे, फूल फूल पंखड़ियां खोले, अमृत घोले आ, कुहू कुहू बोले कोयलिया। आह, कोयलिया कुहू कुहू बोले और उसके बीच में उसको रोक कर अगर कुछ कहना पड़े तो बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज के रेनबो सेलेब में स्वागत है डॉक्टर सुष्मिता झा। किसी भी कलाकार का परिचय तो उसकी कला ही हो सकती है, इसलिए शुरुआत हमने आपकी आवाज़ से की। माफ़ी चाहूँगा कि बीच में रोकना पड़ रहा है। रेनबो सेलेब के साथ मैं हूँ नितेश और आज हमारे साथ जो हमारी सेलेब हैं वो हैं डॉक्टर सुष्मिता झा, क्लासिकल सिंगर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद नितीश जी आपका, और बहुत धन्यवाद आज के इस आमंत्रण के लिए। संगीत हर कोई चाहता है और संगीत पूरे के पूरे वातावरण में तो रहता ही है। बहुत सारे लोग उसको पकड़कर सीख लेते हैं संगीत। कुछ लोग ऐसे हैं कि गायकी के घराने में पैदा होते हैं और वहाँ से संगीत आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गाना चाहते हैं लेकिन गा नहीं पाते हैं। आपका परिचय कैसे करवाएं, किस तरह से संगीत के साथ जुड़े? कह सकती हूँ जब से सांसें ली तब से श्रुतियाँ साथ में हैं, तब से स्वर साथ में हैं। और मेरे मम्मी पापा बहुत ही खूबसूरत गाते थे, बहुत उम्दा गाते थे, और बचपन से ही घर में गुरु आते थे। तो मेरे म्यूज़िक का 2 फेज़ था, एक जन्म से लेके कॉलेज तक और एक शादी के बाद अभी तक। आपने कहा कि बचपन में ये स्वर लहरियाँ क्योंकि आपके साथ रही और गुरुजन भी आते थे और माता पिता भी संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो कई बार आज हम देखते हैं, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि एक रिबेल हो जाता है कि पेरेंट्स अगर ये कर रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है। और कई जगह पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं तब भी एक रिबेलियन आ जाता है। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि अरे मेरे पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनसे बढ़कर क्यों ना करूं। आपके केस में कैसा था कि आपको कहा गया कि आप संगीत में आइए, या आपका खुद ही अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो गया? खुद ही था। बताती हूँ बचपन का एक वाकया। जब मम्मी पापा गा रहे थे स्टेज पे और जब वो उतरे तो सभी लोग उनसे मिल रहे थे, उनकी तारीफ़ें कर रहे थे, तो मैं चुपचाप स्टेज पे गई। बस 6 साल की थी, माइक उठाया और गाना शुरू कर दिया। सभी हतप्रभ रह गए, इतनी छोटी बच्ची कैसे गा रही है। तो पहली बार आपने किलकारी भरी थी, रोई थी या गाया था? मैंने गाया था प्रॉपर। सुर में ही रोई होंगी जब रोई थी। फिर पापा मम्मी ने तो सिखाया था ही, 3-4 साल से ही सीख रही थी, लेकिन फिर गाने लगी स्टेज पे तो माइक पे मेरा टोनल क्वालिटी जब उन्होंने देखा तो फिर बोला कि नहीं, तुम्हें सीखना चाहिए। चलिए, अपने माता पिता का परिचय भी करवा दीजिए हमारे सुनने वालों को। देखिए, फॉर्मली एंड प्रोफेशनली मैं तो नहीं कह सकती कि वो म्यूज़िक में आए थे, बट 96 में एक कैसेट रिलीज़ हुआ था और मम्मी पापा जाके मुंबई में रिकॉर्डिंग वगैरह करते थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने एक कैसेट रिलीज़ किया था, फूल और चंदा। उस वक्त तो बहुत ही अच्छा रहा था, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई एंड घर की चीज़ों में लोग रह गए, लेकिन गुरु आते रहे और सीखते रहे। जी, तो मम्मी और पापा भी आपको सिखाते थे? कौन ज़्यादा प्रोत्साहित करता था कि आप गाएंगी? मम्मी सिखाती थी और पापा क्रिटिक बनते थे कि तुमने ये पार्ट सही नहीं गाया। जनरली लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि पापा कहते हैं बहुत अच्छा गाया और मदर क्रिटिक होती हैं लड़कियों की, लेकिन ये उल्टा है और बड़ा अच्छा लगा सुन के कि क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्रिटिसिज्म को कैसे लेती हैं? मैं क्रिटिसिज्म को, किसी भी चीज़ में जब आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो आप दिन ब दिन उसको निखारना चाहते हैं। संगीत का सफ़र कोई एक जन्म का नहीं होता है, एक जन्म में ख़त्म ही नहीं हो सकता। शास्त्रीय संगीत, कोई भी संगीत ले लो, तो मेरे ख्याल से एक जन्म कम है उसके लिए, और जब जन्म लिया है तो बढ़ना है आगे, हर दिन आगे बढ़ना है। क्रिटिक्स ये काम करते हैं, थोड़ा दिल को दुखाते हैं, और दिल को दुखाने के बाद आप में वो जज्बा लाते हैं कि आपको अपने आप को और अच्छा करना है। चलिए, आप के साथ ये संगीत की यात्रा तो चलती ही रहेगी। सुष्मिता जी, जब हम क्लासिकल संगीत की बात करते हैं
और आज की जनरेशन की बात करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की जनरेशन क्लासिकल संगीत की तरफ नहीं जा रही है, लेकिन बहुत बार आपको भी ये लगता होगा, महसूस होता होगा, दर्द भी होता होगा कि उस तरह से जैसे क्लासिकल की हमारे यहाँ प्रथा है और जितने अच्छे तरीके से क्लासिकल के लिए हमारे कान भी डेवलप होते थे, अब धीरे 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 कहीं उसकी तरफ रुझान कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, जी। लेकिन कम हो रहा है। इसके बारे में क्या सोचती हैं? और चूँकि आपने पीएचडी भी इसमें की है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ कर रही हैं आप? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी चीज़ें ग्लोबलाइज़ हो रही हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक हमारी तरफ आ रहा है, हमारा म्यूज़िक वेस्टर्न की तरफ जा रहा है। जहाँ तक शास्त्रीय संगीत की बात है, जहाँ पे कॉलेजेस में शास्त्रीय संगीत सिखाया जा रहा है, वहाँ बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं। जैसे मैं निफ्ट में पढ़ा रही हूँ संगीत, तो आपको ये कहना चाहूँगी, वहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, तो कुछ क्लासिकल के पार्ट सिखाती हूँ, कुछ मिला के सिखाती हूँ और कुछ क्लासिकल बेस सिखाती हूँ। तो आपको मैं बहुत ही इंटरेस्ट से ये बात कहना चाहूँगी कि वहाँ अलग अलग देश के बच्चे भी आते हैं। जैसे 2 कोरियन बच्चे हैं वहाँ पे, मेरे 5th सेमेस्टर में और 7th सेमेस्टर में थे वो लोग। तो उनको मैंने संस्कृत में राग बसंत पे सरस्वती वंदना सिखाया था और कोरियन बच्चों ने भी इतना खूबसूरत गाया था। तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर सही प्रकार से प्रसार और प्रचार किया जाए और उसे रखने का जज्बा हो, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कोरियन का ज़िक्र किया, तो कोरियन रैप और कोरियन म्यूज़िक तो आजकल यहाँ के जनरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बहुत, और उन्होंने हमारा संस्कृत में सीखा, इतना खूबसूरत डिक्शन था उनका, बहुत ही अच्छे से गाया। तो भाषा भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर क्लासिकल संगीत सीखना है अगर जी। आपको, तो क्या आपको जो क्लासिकल लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है, ये भी सीखना ज़रूरी है, आना चाहिए, या फिर आप संगीत के साथ साथ, क्योंकि वो वैसे ही ताल और लय में बद्ध हैं, सारे छंद तो आपको आ जाते हैं? जब आप क्लासिकल का प्रैक्टिस करते हो तो बेसिकली आप स्वर का करते हैं, और जब हम शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाते हैं तो बंदिशों को जब गाते हैं तो मुख्यतः हिंदी में ही वो होते हैं बंदिशें। हिंदी में, ब्रजभाषा में, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में होती हैं, इन मुख्यतः हिंदी में होती हैं। तो यहाँ मुझे लगता है बच्चों को वो सीखा जा सकता है, क्योंकि हम समग्र रूप से कोई चीज़ सीखना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ संगीत की चीज़ें सीख रहे हैं तो आसपास की चीज़ों को ना सीखें, ऐसा नहीं। मुझे लग रहा है कि आप उतना डिससेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि क्वालिटी आ रही है बच्चों की, क्वांटिटी चाहे ना हो, और अगर जी, क्वालिटी होगी तो वो आगे जो है रेप्लिकेट होगा, ज़्यादा लोग भी इस तरफ आएंगे। बिल्कुल। कुछ यंगस्टर्स को जो सीखना चाहते हैं क्लासिकल म्यूजिक, क्योंकि आप तो इसको पढ़ा भी रही हैं, उन्हें जी। क्या कहेंगे आप कि कौन सी सही एज है, कब सीखना शुरू करना चाहिए? एज तो सबसे अच्छा है कि बचपन से आप अगर सीख रहे हैं, स्वरों को साध रहे हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन आज अगर कॉलेज के बच्चे भी सीखना चाह रहे हैं तो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कॉलेज के बच्चे हमारा भविष्य हैं और आगे अग्रसर हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वो सीख रहे हैं तो सीखना चाहिए। अच्छा, बहुत ही कहते हैं ये अच्छा जो है। कला है ये इनबाउंड भी होती है, किसी के अंदर होता है और एक पारखी जो है उसको पहचान लेता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आप अब क्योंकि निफ्ट में आप पढ़ा रही हैं तो और सब्जेक्ट्स भी हैं, खाली जी म्यूजिक नहीं है, जी। तो जी कभी आपको ऐसा लगा कि बातचीत करते करते किसी बच्चे को जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है म्यूजिक में, आपको लगा कि यार अगर इससे बात की जाए या इसको म्यूजिक की तरफ लाया जाए तो ये एक अच्छा गायक बन सकता है? कभी ऐसा नजर आता है, कभी आपको चलते फिरते भी किसी से बात करते हुए? बहुत 5-6 स्टूडेंट्स तो इतने अच्छे हैं सिंगिंग में, कई बार वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं क्या करूँ, आप बताइए, मैं करियर ऑप्शन अपना क्या रखूँ, म्यूज़िक रखूँ क्या? मैंने बोला कि कला को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर ये तुम्हारे मन की इच्छा है तो तुम करो। टीचिंग की बात आ गई, आपने कहा कि आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है और आप गाती भी हैं और सिखाती भी हैं, तो जब टीचिंग की बात आती है तो हम टीचर को एज ए गुरु तो ज़रूर जानते हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और बात करते करते देखिए टीचिंग और उसके ऊपर ही आ गए, लेकिन हम इस कार्यक्रम में आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि कहाँ से हैं आप, बिलोंग कहाँ से करती हैं, रूट्स कहाँ से हैं आपकी? सीता मैया की नगरी मिथिला से मैं बिलोंग करती अरे हूँ। क्या! जी, नॉर्दर्न बिहार में मिथिला है सिचुएटेड, और वहाँ का भी गायन बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, तो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, मिथिला से। तो मैथिली में भी, क्योंकि सबसे पहले जब हम गाना सीखते हैं जो सबसे हमारे पास होता है, क्लासिकल तो एक ट्रेन्ड सिंगर बनता है, लेकिन जो दिल के पास रहता है, जो लोगों के पास है, जो जी रूह में बसता है, जो आत्मा में बसता है, वो है फोक म्यूज़िक। जी। तो क्या आप ने कभी मैथिली फोक, या वहाँ जब आपने कहा कि सीता मैया की नगरी से हैं और वहाँ तो कण-कण में म्यूज़िक है, जी। तो क्या मैथिली फोक भी आप गाती हैं, उससे भी इंस्पायर हुई कभी, वहाँ से भी कुछ सीखा?
सुनती तो मैं बचपन से ही थी, ट्रेडिशंस हैं वहाँ के, तो शादी वगैरह में बहुत सुनती थी। लेकिन अभी फॉर्मली मैंने गाना शुरू किया 3 साल पहले। मिथिला के एक म्यूज़िक डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया था, तो वहाँ मैंने गाना शुरू किया, उनके चैनल के लिए गाना शुरू किया। और उसके बाद मिथिला के सबसे जो सर्वोत्कृष्ट चैनल है नीरम मैथिली, जो 40 साल से हमारे मैथिली को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पे मेरे सॉन्ग्स रिलीज़ होने शुरू हुए हैं, गाया है उसके लिए भी मैंने। तो समा भी है, जब बात उस तरफ मुड़ ही गई है तो ऐसा क्यों ना हो कि कुछ अपने सुनने वालों को मैथिली में आपके आवाज़ में कुछ सुना दिया जाए। जी, छठ के गीत हमारे यहाँ पारंपरिक गीत जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, तो वो सुनाती हूँ मैं आपको। सब दिन गई छहो दीनानाथ, तू त भूरी भीन सर, तू त भूरी भीन सर। सब दिन गई छहो दीनानाथ, तू त भूरी भीन सर, तू त भूरी भीन सर। थर थर काँपै छ बरती, थर थर काँपै छ बरती, भेल जल बीच ठार, भेल जल बीच ठार। अपने श्रोताओं से बहुत माफ़ी चाहूँगा एक बार फिर से कि इतनी मधुर आवाज़ को बीच में काट कर मुझे बातचीत करनी पड़ रही है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का प्रोग्राम है और हम जानना चाहते हैं सुष्मिता जी आपके बारे में इससे भी ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए कि ये तो हुआ घर से माहौल जहाँ पर आप पली बड़ी, वहाँ से भी आपने कहा कि पेरेंट्स की भी इंस्पिरेशन थी, लेकिन फॉर्मली आपकी जो ट्रेनिंग है म्यूज़िक की वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और किन से सीखा आपने? बचपन से ही मैंने बहुत गुरुओं से सीखा और उनको मेरा सादर प्रणाम। उसके बाद मैंने 2007 से सीखना शुरू किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के शैलेंद्र कुमार गोस्वामी जी से। फिर ग्वालियर घराना के पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग ध्रुपद एक्सपोनेंट हैं, उनसे सीखा। फिर ग्वालियर घराना की ख्याल एक्सपोनेंट है डॉक्टर सुमन यादव, उनसे सीखा। और उसके बाद रिसर्च के समय पे जब मैंने पीएचडी अपना लिया तो पद्म भूषण डॉक्टर शन्नु खुराना से सीखा। तो पीएचडी में एक विषय तो रहता है, तो आपकी रिसर्च का विषय क्या था? मेरी रिसर्च का विषय था डॉक्टर शन्नु खुराना के जो कॉम्पोजिशंस हैं उनका एनालिसिस, उनके स्वर, भाव और जिस तरह से वो गाती हैं उनका एनालिसिस, उनका लाइफ स्केच, ओपेराज में जो उनका दखल रहा है शास्त्रीय संगीत को लेके, उसके बारे में मेरा रिसर्च रहा है। तो लिविंग व्यक्ति जो हैं उनके ऊपर आपका रिसर्च करना और उनके साथ उनके अंदर ही पीएचडी करना, तो कभी कभी कोई क्लैश ऑफ ओपिनियंस नहीं होता था? इसलिए नहीं होता था कि वो इतनी बड़ी और महान हस्ती हैं। मैं अगर कोई भी आज की सबसे वरिष्ठ शास्त्रीय संगीत गायिका है वो हमारे देश की, बेशक उन्होंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। उनके 80 दशक का संगीत हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है। इतने गुरुओं से आपने कहा कि उठना बैठना हुआ और उनका सानिध्य आपको प्राप्त हुआ, तो जब आप अपने गायकी के ऊपर देखती हैं अपनी तरफ, तो सबसे ज़्यादा जो छाप है वो किसकी गायकी की आपकी गायकी के ऊपर है? मुख्यतः ग्वालियर घराना जो है उसकी गायकी अष्टांग गायकी है, यानी समग्र रूप से हर तरह की गायकी को वो अपने में समावेश करता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा समय के लिए ग्वालियर घराने से ही सीखा है, तो मुख्यतः वहाँ के। लेकिन एक जो अपना संगीत बनाता है संगीतकार, या एक जो गायक गायिका अपने संगीत का ढांचा बनाता है, वो एक अपना होता है। हो सकता है मेरा थोड़ा किराना से मिलता हो सकता है थोड़ा रामपुर से आ जाता हो, लेकिन वो डेवलपमेंट, इवोल्यूशन होता है डे बाय डे। तो अभी भी आपको लग रहा है, जैसे आपने शुरू में भी कहा था कि कोई भी विधा अगर है, अगर संगीत की बात करें या लेखन की बात करें, पढ़ने की बात करें, तो हम जितना सीखते हैं उतना हमें लगता है कि कम आता है। तो क्या आप एक टारगेट लेकर चलती हैं आगे कि मुझे और क्या करना है, या जैसे जैसे अपने आप लाइफ के चैप्टर्स अनफोल्ड होते चले जाते हैं और सामने आता जाता है, हमें मालूम कुछ नहीं होता और धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ते जाते हैं? जी, मेरे केस में ये है कि परफॉर्मेंसेस जितने हैं वो तो सामने आते ही हैं और उसकी वजह से आप सीखते हो, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं आप। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ विलुप्त होते हुए रागों को,
साधना चाहती हूँ। हम नहीं बचाएंगे तो और कौन ये बचाएगा। एक बड़ी बात है। तो उसके लिए तो बहुत सारी रिसर्च करनी होगी। जब विलुप्त हो गए या धीरे 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 करके कुछ तो ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, जी। उनको तो हम वापस ला सकते हैं, हम्म। लेकिन जो विलुप्त हो चुके हैं उसके लिए कितना डिगिंग करनी पड़ती है, कैसे प्रयत्न करती हैं, कैसे वहां तक पहुंचती हैं? वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आजकल डिजिटली सब चीज़ बहुत डेवलप्ड है। हम अपना डिजिटल कंटेंट कितना है, सारी चीज़ें, आपका सबसे बड़ा इंप्रेशन वहाँ से आता है। आप 30 साल से गा रहे हो लेकिन आज आपका डिजिटली कंटेंट नहीं है, तो आप समझिए कि आप पीछे हैं आज के ज़माने में। मुझे ज़माने के साथ चलना होगा। मैं सबसे पहले देखती हूँ कि किन रागों को नहीं गाया जा रहा है। प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, कहीं भी अगर उनका प्रेजेंस नहीं है आजकल तो वो विलुप्त हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही आपने कहा कि जो नहीं मिल रहे हैं राग, या तो वो समय के साथ साथ ऐसा होता है कि प्रचलन में नहीं रहते हैं, या तो थोड़ा सा टफ होते हैं, उसको एक्सपोनेंट्स नहीं बचते हैं, और धीरे 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 करके वो कहीं धूल मिट्टी उसमें चढ़ जाती है। लेकिन खरास होना है, अगर आप ढूंढ के लाएंगे उसको तो ज़रूर उसको सुनने वाले भी मिलेंगे। जी। कोई भी एक कलाकार होता है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रहती है वो ये रहती है कि उसकी कला की दाद दी जाए। जी। कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन वही जब स्टेज पर आ जाता है तो फिर वाहवाही जो होती है। तो आप अपनी स्टेज परफॉर्मेंसेस का भी कुछ हमें बताइए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे परफॉर्म किया, कैसी कैसी रिस्पॉन्सेज मिली, और कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी, कोई ना कोई ऐसा सुनने वाला मिला होगा जो आपके याद में बसा पड़ा है, कोई कमेंट ऐसा है जो आपकी याद में बसा है। तो पहले तो वो सफ़र कि कैसे शुरू हुआ परफॉर्मेंस का, वो तो हमने जान लिया कि 6 साल की उम्र में आपने पेरेंट्स ने स्टेज खाली की और आपने पकड़ ली। उसके बाद मैंने सोचा कि एक फॉर्मली मुझे जब तक प्रॉपर डिग्री नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहूँगी परफॉर्मेंस की ओर, तो मैंने बहुत समय अपना निकाला एकेडमिक्स में। ओके। और मैं रिसर्च करती रही, पढ़ाई करती रही, रियाज करती रही। फिर धीरे 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 मैंने परफॉर्मेंस शुरू किया। उसके बाद सुबह बनारस, फिर ताज महोत्सव, अब्दुल करीम खां संगीतोत्सव, CCRT हैदराबाद, देन दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। सबसे खूबसूरत तो सुबह बनारस का वो सूर्योदय हो रहा है गंगा आरती के बाद गाना, एक बहुत ही सुहावना था अनुभव मेरा। प्रयागराज में जब गई थी तो मैंने जो राग मधुकौंस गाया था, उस वक्त लोगों ने मेरे जो एक लयकारियाँ होती थी उन पे बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, और हर लयकारी के बाद एक बार उठ के वो तालियां बजाते थे। तो क्यों ना उसको रिलीव किया जाए आज अभी यहाँ पर। कुछ ना कुछ जो उस समय आपने गाया था वो तो आपकी यादों में बसा होगा, तो कुछ थोड़ा सा एक सैंपल हमारे लिए। राग का माहौल बहुत लेट से बनता है, तो लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। क्लासिकल और कंटेम्प्रेरी क्या आपस में फ्यूजन का माहौल है या टकराव का माहौल है? दोनों अलग चीज़ें हैं, और दोनों को जब हम साथ लाते हैं तो जो फ्यूजन है बेसिकली हम करते हैं रिदम के साथ, और सरगम, आलाप और बंदिशें कोशिश करते हैं हमारे शास्त्रीय की रहें। तो बहुत सारे राग, बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंटिंग शुरू की है। जो एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, उसमें वो अपना बीट्स रखते हैं, कंटेम्प्रेरी जो वेस्टर्न बीट्स होते हैं उनको रखा है उन्होंने, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, चलायमान लगता है। वो भी तरीका हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कभी कभी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे फोक की हम बात करें तो
फ़ोक में आज एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। फ़ोक में आज उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ किया जा रहा है जो फ़ोक के ट्रेडिशनल टाइम पे नहीं होते थे। हुँ, तो जो एक प्यूरिस्ट हैं, हुँ, उनको तकलीफ़ होती है, हुँ, उनको दर्द होता है कि बिल्कुल। आप प्यूरिटी को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है वो ये कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल प्यूरिटी की तरफ जाएँगे तो यंगर जनरेशन ना तो अट्रैक्ट होगी, ना उसको सुनेगी, ना वहाँ जाएगी। जैसे आपने पहले भी ज़िक्र किया कि बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। जी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, हुँ, उसके ऊपर आप चूँकि टीचर भी हैं, आप म्यूज़िक सिखा भी रही हैं, आजकल असिस्टेंट प्रोफ़ेसर म्यूज़िक की हैं NIFT दिल्ली में, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने जब MA किया तो उसमें गोल्ड मेडल लिया। संगीत में आपने इतनी ज़्यादा डीप डुबकी लगाई है, और मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसलिए ये वाजिब भी है आपसे ये प्रश्न पूछना, क्योंकि आज की जनरेशन के साथ भी आप जुड़ी हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए आपका क्या टेक है? यूथ के साथ जाएँगी या फिर आप ट्रेडिशंस के साथ जाएँगी? जब मैं इस जनरेशन में हूँ तो मुझे फाइन बैलेंसिंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि मैं पीछे की चीज़ों को छोड़ नहीं सकती, आगे का साथ भी नहीं छोड़ सकती। फाइन बैलेंसिंग में मुझे प्योरिस्ट्स के साथ भी रहना होगा और न्यू जनरेशन के साथ भी रहना होगा। उसके लिए सबसे पहले ये समझना है मुझे, जो हमारी पुरानी चीज़ें उनकी ना टैम्पर करें, तब हम फ्यूजन करें। जैसे अब मैंने कोई राग गाया है, राग सरस्वती ले लीजिए। अब राग सरस्वती का जो अपना चलन है, अपनी चीज़ें हैं, उनको अगर छोड़ के हम उनके स्वरों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो गलत होगा। स्वरों में उसकी शुद्धता रहेगी, उसके चलन में शुद्धता रहेगी, तब हम रिदम को लाके फ्यूजन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्योरिटी में तो इतनी ताकत है, इतनी जान है कि अगर आज कोई यंगस्टर उस तरफ नहीं आ रहा तो उसको धीरे धीरे करके हम खींचा जा सकता है। घोल माल करके कुछ ना कुछ और उसको पिला दें, और जैसे जैसे वो सीख जाएगा, म्यूजिक उसके अंदर जाएगा, तो वो जरूर कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्योरिटी की तरफ आएगा। तो इसलिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सिर्फ उसको फाइन बैलेंसिंग। घोड़े को पानी तक लाना है। बिल्कुल जब सही। आप ले आएंगे तो अपने आप वो अपनी प्यास बुझाएगा उसके मैंने साथ। एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ पहले सेमेस्टर में 16 बच्चे थे, धीरे धीरे मेरे पास 45 बच्चे आ गए। तो आप समझ सकते हैं, मैं शास्त्रीय संगीत ही सिखाती हूँ, राग बेस्ड सॉन्ग्स ही सिखाती हूँ, लेकिन बच्चों का बढ़ना इंडिकेट कर रहा है, 16 to 46 में इंडिकेट करता है कि बच्चे अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए अब वापस आपको खींचते हैं आपकी अपनी पर्सनल यात्रा की तरफ, क्योंकि टीचर बार बार हावी हो जाता है। थोड़े से समय में हम सब कुछ जानना भी चाहते हैं। बहुत कुछ जान भी लिया आपके बारे में, आपके संगीत के बारे में, और आपने बताया कि बैकग्राउंड ऐसी है कि जन्म एक ऐसे घर में हुआ जहाँ पर माता पिता दोनों ही संगीत के साथ रुचि करते थे। लेकिन एक महिला की यात्रा जो है, एक लड़की की यात्रा जो है, वो एक घर से दूसरे घर भी जाना होता है, और बहुत बार ऐसा लगता है कि बाबुल के घर से जब पिया के घर में जा रहे हैं तो पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, पता नहीं वही सब कुछ मिलेगा कि नहीं। तो वो आप बताइए कि मिथिला से निकलकर आप कहाँ गई, कहाँ पर आपका ब्याह हुआ, और वहाँ पर कैसा माहौल मिला आपको? आपको कहना चाहूँगी, मैंने जैसे बताया था कि मेरे 2 सफ़र थे। एक तो बचपन से लेके कॉलेज तक का टाइम, और उसके बाद जब मतलब शादी हुई तो शादी से लेके अभी तक का समय। दोनों ही मेरे जो सफ़र थे बहुत ही खूबसूरत। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरी आत्मा किस चीज़ से जुड़ी है। उन्हें पता चल गया जब संगीत इसके साथ है तो ये खुश है, तो संगीत इसको साथ रखना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कभी मत छोड़ना अपना संगीत, और उन्होंने बहुत ही इनकरेज किया मेरे हस्बैंड रत्नेश झा जी ने। साथ साथ मैंने ही अपने बच्चों के बाद ही एकेडमिक्स पे पूरा किया म्यूजिक के लिए। तो इस साथ में कभी जुगलबंदी भी हुई, कभी उन्होंने भी गाने की कोशिश की या उन्होंने वैसी दखल अंदाजी नहीं की? He played it safe. उन्होंने हर वक्त कहा कि तुम गाती हो और मैं सुनता हूँ, श्रोता बहुत जरूरी है। और आज मेरे रियाज के साथ वो सो भी सकते हैं, इतना रम चुके हैं म्यूजिक में। नहीं, ये तो आपने गलत कह दिया कि रियाज के साथ वो सो भी सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सुला देती हैं गाते गाते लोरी उनको। होता है वो। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कहा कि थोड़ा आप भी मेरे साथ गाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए? मैंने 2-3 गाने सिखाए उनको। अच्छा, तो गा लेते हैं। पूरे नंबर दे रही हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, इस सफ़र में हम यहाँ तक पहुँचे, बहुत अच्छी बातें हुई। आपकी यात्रा में कोई ऐसा संस्मरण जो आपके दिमाग में बसा, रचा बसा है और आप उसे कभी नहीं भूलती, जो शेयर करना चाहती हो हमारे लिसनर्स के साथ? जब हम सफ़र कहते हैं तो सफ़र जो है कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि म्यूज़िक का कोई फिक्स पाथ नहीं है। डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप नीट कर रहे हैं तो उसमें एक फिक्स पाथ होता है, इतने साल पढ़ना है, ऐसे करना है। इसका कोई फिक्स पाथ नहीं। यू हैव टू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी, उसकी तरफ आपको खुद जाना होगा। जब मैंने मास्टर्स किया तो 2 छोटे बच्चे थे साथ में, एंड मैं ये कभी नहीं भूल सकती ये समय अपना। और सेकेंड सेमेस्टर ऑफ माई मास्टर्स मेरी मदर का डिमाइज हुआ। 3rd सेमेस्टर में मेरे फादर का डिमाइज हुआ, और मैं उठ नहीं सकती थी वहाँ से।
वो इमोशनल स्टेट मेरा बहुत ख़राब था, लेकिन मैं हमेशा समझती थी, पापा मुझे जाने से पहले बोल के गए थे, बेटा इस राग को मैंने सुना है, अब मुझे लगता है तुम बहुत बड़ी गायिका बनोगी। तो वो उनके शब्द है मुझे आज भी खींच के ले जाता है। आज हर दिन का रियाज मेरा इसीलिए इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, क्योंकि उन्होंने वो बोला था जाने से 2 दिन पहले। 2014 की बात 2023 में भी उतनी ही ताज़ी है मेरे लिए। कितना रियाज करती हैं आप रोज़? दिन में क्या रूटीन रहता है आपका, क्योंकि आप तो एकेडमिक्स में हैं, पढ़ा भी रही हैं। जी। कितना समय निकल पाता है, कितना समय देती हैं खुद स्वयं संगीत को? संगीत में 3-4 घंटे तो रियाज का समय होना ही है, उसके बिना आप एक स्टेबल नहीं रह सकती। 3-4 घंटे मैं रोज़ रियाज करती हूँ। तो आगे अपने बच्चों को भी सिखा रही हैं संगीत, वो भी सीख रहे हैं या विलुप्त हो रहा है संगीत? नहीं, मैंने कोशिश की है सिखाने की, थोड़ा सीखा भी उन्होंने, लेकिन अब उनके भी एकेडमिक्स का समय आया है, तो मैंने बोला चलो इस पे ध्यान दे दो, और आर्ट कैन नॉट बी पुश्ड। तो उसी पैटर्न को फॉलो करेंगी जैसे आपने फॉलो किया। जी। डॉक्टर सुष्मिता, आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, यकीन मानिए। और एक जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है इस समय क्लासिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी की, उसके ऊपर भी हमने बात की, जो हमारे लिसनर्स को कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में रेज भी हुए होंगे और बहुत से उनको उत्तर भी मिले होंगे। तो जैसे कार्यक्रम की शुरुआत, आपकी इंट्रोडक्शन मैंने शब्दों में नहीं दी थी, आपके गायन से ही की थी। मैं चाहता हूं कि जाते जाते विदाई में भी कुछ ऐसा हो जो आप ही की आवाज़ से हो। मैं कहना चाहूँगी, मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ, और वहाँ के जो ट्रेडिशंस में गाने बने थे, पारंपरिक गीत मुख्यतः राम और सीता पे बेस्ड होते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, तो जाने से पहले वहाँ का सबसे पॉपुलर एक विदाई गीत आपको सुना के जाऊँगी, जो समदाउन कहते हैं जिसे मिथिला में। और उसके बाद फिल्मी गीत भी विदाई का ही होगा कोई? हाँ। बड़ी रे जतन सो हम सिया धिया पोसलो, हम सिया धिया पोसलो, सिहोर घुवंसी नीनी जाय। आगो आगो रामचंद्र पाछू पाछू डोलिया, पाछू पाछू डोलिया, पाछू पाछू डोलिया, ताई पाछू लक्ष्मण हे भाई। आजू धिया कोना माई बीनू रहती, माई बीनू रहती, माई बीनू रहती, छनी छनी उठती छिहाई। क्या बात है, मैथिली में विदाई गीत। और अब समय हो गया विदा लेने का। श्रोताओं से बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियोज में आने का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।